चट की आवाज सुनी है? या कड़कड़ाती ठंड में कंबल से निकलते वक्त अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी देखी है? हाँ बिल्कुल, लगभग सभी ने महसूस किया होगा। ये जो छोटा सा जादू लगता है ना, ये असल में ब्रह्मांड के एक बहुत ही ताकतवर बल का सबूत है। आज हम एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी करने वाले हैं। एक अदृश्य बल की जासूसी। हाँ, एक ऐसा अदृश्य बल जो स्वेटर में चिंगारी भी पैदा करता है और आसमान में बिजली भी कड़काता है। 18वीं सदी में चार्ल्स कूलम नाम के एक शख्स ने इस मुजरिम को पकड़ने की ठानी। और वो भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ अपनी बुद्धि और एक बहुत ही नाजुक से बनाए गए यंत्र के दम पर। आज हम यही देखेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया और इस खोज ने हमारी दुनिया को समझने का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ये समझना कि ये अदृश्य बल कैसे काम करता है, ये समझना है कि हमारी दुनिया कैसे बनी है। मतलब ये वही गोंद है जो परमाणुओं को एक साथ जोड़कर रखती है। हाँ, और यही वो ताकत है जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को संदेश भेजती है। और यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक तकनीक, फोन से लेकर कंप्यूटर तक टिकी हुई है। तो आज हम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के साथ उस दौर में वापस चलेंगे और उनके शानदार प्रयोग को समझेंगे जिसने इस छिपे हुए बल के राज खोले। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस जासूसी की कहानी को शुरू करते हैं। हमारे जासूस चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ये थे कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि वह एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पहले एक सैन्य इंजीनियर थे। अच्छा, तो शायद इसी वजह से उनमें चीजों को बहुत सटीकता से मापने का हुनर था। हाँ, कह सकते हैं। उनका मकसद बहुत साफ था, लेकिन उसे हासिल करना लगभग नामुमकिन लगता था। वो ये मापना चाहते थे कि दो छोटे आवेशित गोलों यानी चार्ज्ड स्फीयर्स के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कितना होता है। और ये बल तो बहुत ही कमजोर होता होगा जिसे महसूस भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आप इसे नापेंगे कैसे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण का आविष्कार किया, जिसे टॉर्शन बैलेंस या ऐंठन तुला कहते हैं। एक मिनट, ये टॉर्शन बैलेंस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये काम कैसे करता था? मतलब इतने महीन बल को उन्होंने किसी तराजू पर तौला कैसे? इसका डिजाइन बहुत ही सरल और शानदार था। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही पतले रेशम जैसे धागे से एक हल्की सी छड़ लटक रही है। ठीक है। छड़ के एक सिरे पे उन्होंने एक छोटा सा आवेशित गोला लगा दिया। अब जब वो इसके पास एक दूसरा आवेशित गोला लाते थे, तो उन दोनों के बीच जो बल लगता था, उसकी वजह से लटकी हुई छड़ घूमने लगती थी। अच्छा, तो धागे में ऐंठन आती होगी। बिल्कुल। और उसी एंटन को मापकर कूलोम ये पता लगा लेते थे कि बल कितना मजबूत है। धागा जितना ज्यादा ऐंठता, मतलब बल उतना ही ज्यादा था। ये बहुत ही नाजुक काम था। कमाल है। तो इस नाजुक से उपकरण से उन्होंने क्या पता लगाया? उनका नियम अगर सरल शब्दों में कहें तो क्या कहता है? उन्होंने पाया कि ये बल दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो सीधी है, चार्ज की मात्रा पर। हाँ बिल्कुल। जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा जोर का धक्का या खिंचाव लगेगा। अगर आप दोनों चार्जेस की ताकत को दोगुना कर दें, तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। अच्छा, चार्ज की मात्रा का तो समझ आता है, लेकिन दूरी का क्या? क्या पास रखने पर बल बढ़ता है या घटता है? बिल्कुल। और दूरी से जुड़ा नियम ही सबसे दिलचस्प है। सोचिए आपके हाथ में एक स्प्रे पेंट का कैन है। आप दीवार के बिल्कुल पास से स्प्रे करते हैं, तो पेंट एक छोटे से दायरे में बहुत गाढ़ा लगता है। अब जैसे जैसे आप पीछे हटते हैं, वही पेंट ज्यादा बड़े दायरे में फैलता है, लेकिन हर जगह उसकी परत पतली होती जाती है। हाँ, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी बिल्कुल ऐसे ही फैलता है। आप चार्जेस से दूरी दुगनी करेंगे तो बल की ताकत 4 गुना कम हो जाएगी। दूरी तिगुनी करेंगे तो ताकत 9 गुना कम हो जाएगी। इसे ही इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, है ना? बिल्कुल। वाह, ये रिश्ता तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। इसका मतलब इसे गणित की भाषा में एक फॉर्मूले में भी लिखा जा सकता होगा। हाँ, और यही कूलम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने इसे एक सुंदर से सूत्र में बांध दिया। F = K Q1 Q2 R²। F मतलब बल, Q1 और Q2 दो आवेश और R उनके बीच की दूरी। एकदम सही। और इसमें एक स्थिरांक K भी है, जिसे कूलम स्थिरांक कहते हैं। इसका मान लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C² होता है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमें पहले से ही इशारा दे रही है कि यह बल कितना शक्तिशाली है। यहां पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। कूलम ने यह सब कुछ कैसे मापा?
जबकि 18वीं सदी में उन्हें यह पता ही नहीं था कि उन गोलों पर असल में कितना चार्ज था। सही सवाल। आज तो हमारे पास उपकरण है, पर उस समय तो कुछ नहीं था। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी रेसिपी में नमक का स्वाद तो बता रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि आपने कितने चम्मच नमक डाला है। आपका सवाल ही इस प्रयोग की आत्मा है और उसका जवाब कुलम की असाधारण प्रतिभा को दिखाता है। उनकी विधि इतनी सरल और प्रभावी थी कि आज भी उसे देखकर हैरानी होती है। तो क्या थी वो विधि? उन्होंने एक आवेशित धातु के गोले से शुरुआत की। मान लीजिए उस पर चार्ज Q है। अब उन्हें इस चार्ज को नियंत्रित तरीके से कम करना था ताकि वह देख सकें कि आधा चार्ज करने पर बल्ब पर क्या असर होता है। तो उन्होंने ये कैसे किया? क्या उन्होंने चार्ज को किसी तरह पहुंचकर कम किया? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा चालाकी से। उन्होंने उसी आकार का एक दूसरा गोला लिया जिस पर कोई चार्ज नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है। फिर उन्होंने दोनों गोलों को एक दूसरे से छुआ। क्योंकि दोनों गोले एक जैसे थे तो समरूपता मतलब सिमेट्री के कारण कुल चार्ज Q दोनों गोलों पर बराबर बंट गया। अच्छा, मतलब अब हर गोले पर Q2 चार्ज हो गया? बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने चार्ज को आधा करने का एक फिजिकल तरीका खोज निकाला, बिना ये जाने कि असल में Q था कितना। सच में बहुत ही चालाकी भरा तरीका था। हाँ, और ये प्रक्रिया दोहराई जा सकती थी। अब अगर वो Q2 चार्ज वाले गोले को एक और अनावेशित गोले से छूते तो चार्ज फिर से आधा हो जाता। और हर गोले पर Q4 चार्ज रह जाता। बिल्कुल। इस तरह भले ही उन्हें Q का सटीक मान नहीं पता था, लेकिन वो चार्ज के अनुपात को 1:1:2:1:4 में नियंत्रित कर सकते थे और देख सकते थे कि चार्ज बदलने पर बल कैसे बदलता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी की गुंजाइश तो रही होगी। बिल्कुल, और यही उनके प्रयोग की सीमा थी। ये एकदम सटीक नहीं था, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये बेहतरीन था। कई बार प्रयोग को दोहराने पर नतीजा बहुत साफ था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बल दोनों चार्ज के गुणनफल पर ही निर्भर करता है। वाकई अविश्वसनीय। अब जब हम चार्ज की बात कर ही रहे हैं, तो इसे मापा किस में जाता है? इसकी इकाई क्या है? चार्ज की SI इकाई को उन्हीं के सम्मान में कूलोम C नाम दिया गया है और इसकी परिभाषा भी इसी नियम से निकलती है। क्या है परिभाषा? एक कूलोम वह चार्ज है जिसे जब 1 मीटर की दूरी पर उसी परिमाण के दूसरे चार्ज के पास रखा जाता है तो वो 9×10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। 9×10⁹ न्यूटन, ये तो एक बहुत बड़ा बल है। इसका मतलब हुआ कि एक कूलोम भी एक बहुत बड़ी इकाई है। हाँ, बहुत बड़ी। इसीलिए व्यवहारिक उपयोग में अक्सर छोटी इकाइयां इस्तेमाल होती हैं, जैसे माइक्रोकूलोम। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि बल सिर्फ एक संख्या नहीं है, उसकी एक दिशा भी होती है। हाँ, वो या तो धक्का देगा या खींचेगा। बिल्कुल। इसीलिए कूलोम के नियम को वेक्टर के रूप में लिखना ज्यादा सही रहता है। तो ये वेक्टर रूप हमें क्या बताता है? क्या ये सिर्फ धक्का या खिंचाव की दिशा बताता है? हाँ, और ये बहुत खूबसूरती से करता है। जैसे F21 का मतलब है चार्ज Q1 के कारण चार्ज Q2 पर लगने वाला बल। यदि दोनों आवेश एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। प्रतिकारक बल। और अगर वे विपरीत हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आकर्षक बल। और ये वेक्टर समीकरण इन दोनों ही स्थितियों को अपने आप सही दर्शा देता है। ठीक है, ये तो हुई दो चार्ज की कहानी। लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी सरल नहीं होती। मान लीजिए एक सिस्टम में 3 या 4 चार्ज है, तो क्या तीसरा चार्ज पहले 2 के बीच के रिश्ते में दखल देता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक और मौलिक सिद्धांत में छिपा है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और ये क्या कहता है? ये सिद्धांत बहुत मजेदार बात कहता है। वो ये कि 2 चार्ज अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके बीच कितना बल लगेगा, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास तीसरा, चौथा या 100वां चार्ज मौजूद है। अच्छा, मतलब वो एक दूसरे से सीधे सीधे बिना किसी की परवाह किए बात करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी एक चार्ज पर लगने वाला कुल बल निकालना है, तो हम बस ये करेंगे कि बाकी सभी चार्ज उस पर अलग अलग कितना बल लगा रहे हैं ये निकालेंगे और उन सभी बलों को जोड़ देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। ये एक साधारण जोड़ नहीं होता, ये एक वेक्टर योग होता है। वेक्टर योग। इसे समझने के लिए सोचिए कि एक बक्से को 2 लोग अलग अलग दिशाओं से खींच रहे हैं, एक पूरब की ओर, दूसरा उत्तर की ओर। बक्सा न तो सीधे पूरब जाएगा, न सीधे उत्तर, वो कहीं बीच में
उत्तर पूरब की दिशा में जाएगा। वेक्टर योग बस यही हिसाब लगाता है कि कुल बल किस दिशा में और कितना लगेगा। समझ गई। ये सिद्धांत हमें जटिल सिस्टम्स को समझने की ताकत देता है। बिल्कुल। हैं दोनों इनवर्स स्क्वायर भाई भाई लगते हैं, हाँ, उनकी गणितीय बनावट एक जैसी है। लेकिन अगर इनकी ताकत की तुलना की जाए तो कौन सा बल ज्यादा शक्तिशाली है? एक तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक टाइटल फाइट जैसा है। ये एक शानदार तुलना है और इसका नतीजा आपको हैरान कर देगा। हमारे स्रोत में एक उदाहरण ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। यह एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करता है। तो इस टाइटल फाइट में कौन जीतता है? नहीं, ये कोई मुकाबला ही नहीं है। ये एक तरफा जीत है। स्रोत के अनुसार विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2.4 × 10⁻39 गुना ज्यादा मजबूत है। 2.4 के बाद 39 शून्य। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। अगर ये बल इतना ही ताकतवर है तो हम इसे हर वक्त महसूस क्यों नहीं करते? मैं इसमें इसको छू रही हूं पर मुझे कोई बिजली का झटका क्यों नहीं लग रहा? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब ही इस बल की असली खूबसूरती को दिखाता है। हम इसे इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर लगभग पूरी तरह से विद्युत रूप से उदासीन है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। एकदम सही। हर परमाणु में जितने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसी वजह से ये जबरदस्त ताकतवर बल पर्दे के पीछे छिपा रहता है। लेकिन जैसे ही ये संतुलन जरा सा भी बिगड़ता है, जैसे स्वेटर और शरीर के बीच, आपको इसकी ताकत का अंदाजा होता है, एक छोटी सी चिंगारी के रूप में। तो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण हमें इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो हमेशा आकर्षक होता है, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण के पास सिर्फ एक ही चाल है, खींचना। कोई एंटी ग्रेविटी नहीं होती। इसीलिए भले ही वो बहुत कमजोर हो, लेकिन जब आप पृथ्वी जैसे खरबों खरबों परमाणुओं को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका मिला जुला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत हो जाता है और हमें जमीन पर टिकाए रखता है। हाँ, जबकि विद्युत बल के पास दो चालें हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और प्रकृति ने इन दोनों को इतनी सफाई से संतुलित किया है कि बड़े पैमाने पर उनका असर लगभग शून्य हो जाता है और कमजोर गुरुत्वाकर्षण को अपना प्रभाव दिखाने का मौका मिलता है। मतलब परमाणु के स्तर पर विद्युत बल राजा है, लेकिन ग्रहों और तारों के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण का राज चलता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस गहरी छानबीन से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि कूलम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले एक मौलिक बल का वर्णन करता है। बिल्कुल। ये एक व्युत्क्रम वर्ग नियम है जो गुरुत्वाकर्षण जैसा दिखता है, लेकिन छोटे पैमाने पर उससे कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और हमने कूलम की अविश्वसनीय चतुराई को भी देखा कि कैसे उन्होंने बिना चार्ज की मात्रा जाने ही उसके व्यवहार को माप लिया। बिल्कुल। और अध्यारोपण का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जब कई आवेश एक साथ मौजूद हों तो बल की गणना कैसे की जाए। ये वास्तव में प्रकृति के एक मूलभूत नियम को समझने जैसा है। ये सिर्फ एक सूत्र नहीं है, ये उस अदृश्य धागे को देखना है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को एक साथ बुनता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह ये उल्लेख किया गया है कि कूलम का नियम निर्वात यानी वैक्यूम में पूरी तरह से काम करता है। लेकिन क्या होता है जब आवेशों को किसी पदार्थ के अंदर रखा जाता है, जैसे पानी या हवा में? अच्छा, तो क्या आसपास के परमाणु उन दो चार्जेस के बीच के बल को प्रभावित करते हैं? यही सवाल है। क्या वे उस बल को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं? और अगर ऐसा होता है तो कैसे? यह सवाल हमें परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक्स और स्क्रीनिंग जैसे और भी गहरे और दिलचस्प विषयों की ओर ले जाता है।